सिस्टम सुटेबिलिटी। पहली बात सिस्टम की बात करें तो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम है सेट, मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स मतलब डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, उनको मिला के एक सेट बनाया जिसको हम सिस्टम बोलते हैं। उस सिस्टम से हम कोई काम कराते हैं, वो काम निकलता है आउटपुट के रूप में। आउटपुट क्या है? आउटपुट यहाँ पे सिस्टम का आउटपुट क्या है? एसपीएलसी सिस्टम का आउटपुट क्रोमेटोग्राम। सूटेबिलिटी किसकी देखेंगे हम? सिस्टम की या क्रोमेटोग्राम की? क्रोमेटोग्राम सिस्टम की देखेंगे, क्रोमेटोग्राम की देखेंगे सर ना, क्रोमेटोग्राम की देखेंगे, क्रोमेटोग्राम की देखेंगे, सिस्टम की देखेंगे। सिस्टम तो पहले देखेंगे। क्रोमेटोग्राम की सूटेबिलिटी देखते हैं या सिस्टम की देखते हैं सूटेबिलिटी? एसपीएलसी की सूटेबिलिटी देखते हैं। पूरे सिस्टम की देखेंगे। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है सिस्टम सूटेबल है कि नहीं है। अब किस चीज के लिए सूटेबल नहीं है? एसपीएलसी सिस्टम की सूटेबिलिटी देखेंगे। क्रोमेटोग्राम हमारे पास एक आउटपुट है, उसके जरिए देखेंगे कि ये सिस्टम सूटेबल है कि नहीं है। किस चीज के लिए? फॉर द पर्टिकुलर एनालिसिस। एक पर्टिकुलर एनालिसिस के लिए वो सिस्टम सूटेबिलिटी देखते हैं। और देखने के लिए पैरामीटर्स क्या होते हैं? देखने के लिए कुछ आउटपुट होगा, आउटपुट है क्रोमेटोग्राम, और उस क्रोमेटोग्राम की इवैल्यूएशन करने के लिए जो पैरामीटर्स यूज होते हैं उनको हम बोलेंगे एचपीएलसी सिस्टम सूटेबिलिटी पैरामीटर्स। एचपीएलसी सिस्टम सूटेबिलिटी पैरामीटर्स। यहाँ पे आप क्या क्या चीज लर्न कर पाओगे? एचपीएलसी सिस्टम सूटेबिलिटी पैरामीटर होते क्या हैं और हमें इसे देखने की जरूरत क्यों पड़ती है। How to evaluate system suitability parameters and factors which may affect the chromatographic behavior। जब मैं बोल रहा हूँ HPLC एक सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है, तो रूटीन में हमें सिस्टम सुटेबिलिटी इंश्योर करने की जरूरत क्यों पड़ती है? जयप्रकाश, हर बार क्यों करते हैं? हमारा सिस्टम सही चल रहा है कि नहीं? सिस्टम सही चल रहा नहीं चल रहा है वो तो हम इंश्योर करते हैं, लेकिन हमें क्यों जरूरत पड़ती है? ये हर बार देखने की जरूरत क्यों पड़ती है? एक बार अगर हमने कैलिब्रेशन कर लिया 3 महीने के लिए, क्वार्टरली कर लिया, तो हमें हर बार देखने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या रीजन हो सकता है? अरे किस वजह से सिस्टम सूटेबिलिटी पैरामीटर्स में चेंज हो सकते हैं? अरे कोई तो बताओ। सर हर प्रोडक्ट का अलग रहेगा ना, तो हर प्रोडक्ट के लिए हमें अपना सिस्टम सूटेबिलिटी लगाना ही पड़ेगा। बराबर है, क्यों लगाना पड़ेगा? सर हम प्रिसीजन देखेंगे हर बार। हाँ, क्यों देखेंगे? क्योंकि हमारा मोबाइल फेस है, सिस्टम डेफिनेटली फेस मोबाइल फेस। वेरी गुड। अब हमने बात की क्रोमेटोग्राम की बात की। क्रोमेटोग्राम है आउटपुट। इसके लिए हमने इस आउटपुट को अचीव करने के लिए हमने क्या दिया? इनपुट दिया सिस्टम को। किसी भी सिस्टम को हम इनपुट देते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आउटपुट देगा। यहाँ पे आउटपुट है क्रोमेटोग्राम। अब इनपुट क्या क्या दे सकते हैं? एचपीएलसी चलाने के लिए इनपुट्स क्या क्या होते हैं? कॉलम मोबाइल। सबसे पहली चीज क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी। उसमें भी फ्लक्चुएशन रहता है, वेरिएशन रहता है। इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई इसको सही है कि नहीं है। और इलेक्ट्रिसिटी के अलावा उसका सर्वर कम्युनिकेशन फेलियर का। इंसिडेंट की बात मत करो अभी। इंसिडेंट अभी आपका सिस्टम चलने वाला है। चलने के लिए आपका एक तो हो गया इलेक्ट्रिसिटी दी, फिर मोबाइल फेस कॉलम। वेरी गुड। इसके बाद बंदा, ऑन करने वाला बंदा, यानी कि एनालिस्ट क्वालिफाइड है या नहीं है, ट्रेंड है या नहीं है। और अगर ट्रेंड नहीं है तो क्या क्या गलती कर सकता है? वो उसको ऑन करना ही नहीं पता चलेगा, पंप कहाँ से ऑन करना है। मोबाइल फेस, सबसे पहले वो मोबाइल फेस बनाएगा, मोबाइल फेस की प्रिपरेशन ही नहीं सही करेगा, पीएस का कॉन्सेप्ट उसको क्लियर नहीं रहेगा। और क्या वेरिएशन दे सकता है? कॉलम लगाना नहीं आएगा, कॉलम पता नहीं चलेगा। हाँ, प्रॉपर्ली हो सकता है कॉलम ना लगाए। कॉलम की वजह से भी जो है आपकी आउटपुट चेंज हो जाएगी, क्रोमेटोग्राम जो आएगा वो चेंज हो सकता है। और कॉलम की पैकिंग की वजह से चेंज हो सकता है। और डिल्यूशंस नहीं बना पाएगा, बाइट्स गलत रख देगा। सैंपल प्रिपरेशन का भी इशू हो सकता है। और प्राइमिंग वगैरह का भी इशू हो सकता है। बिल्कुल, सिस्टम प्रिपरेशन का इशू हो सकता है। जो सिस्टम प्रिपेयर कर रहा है वो प्रॉपर्ली प्रिपेयर ना कर पाए।
ये तो हो गई इलेक्ट्रिसिटी और मैन पावर और मेथड की बात। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मटेरियल तनी सही है यार। हाँ, मटेरियल अगर मान लीजिए जिस प्रोडक्ट की एनालिसिस कर रहे हैं हम, उस प्रोडक्ट के अलावा हमने किसी दूसरे प्रोडक्ट की एनालिसिस कर दी तो हमें वो आउटपुट नहीं मिलेगा जो अचीव रिक्वायर्ड है, वो अचीव नहीं। एनवायरमेंट, वेरी गुड। एनवायरमेंटल फैक्टर, टेम्परेचर, वो भी है, और आरएच भी हो सकता है। अगर आपका प्रोडक्ट आरएच सेंसिटिव है तो आरएच भी इम्पैक्ट करेगा। और जो है जो वायर्स वगैरह है हमारी कंटामिनेशन तो नहीं है। वायर्स कैसे? जैसे स्टैंडर्ड सैंपल कंटामिनेशन बोल रही है। कंटामिनेशन तो नहीं है वो। कंटामिनेशन भी कर सकता है डेफिनेटली। अगर पीक प्रॉपर्ली रिजॉल्व नहीं हो रही है तो कोई ना कोई रीजन होगा, कंटामिनेशन हो सकता है। तो व्हाट आर द HPLC सिस्टम सुटेबिलिटी पैरामीटर्स, ये देखेंगे। वाई सिस्टम सुटेबिलिटी पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर, ये मैंने आपको बताया कि सिस्टम सुटेबिलिटी पैरामीटर्स की जरूरत हमें हर एनालिसिस में क्यों पड़ती है, क्योंकि हमारी हर बार की एनालिसिस में कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है। हमारा इतना रगड़ सिस्टम नहीं है, हम इतने रगड़ नहीं है, या हमारी प्रिपरेशन इतनी रगड़ नहीं है कि वो हर बार वही आउटपुट दे। इसलिए हर बार कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा, उस वेरिएशन को इंश्योर करते हैं थ्रू क्रोमेटोग्राम। अगर हमारी क्रोमेटोग्राम की आउटपुट से हमें वो सिस्टम सुटेबिलिटी पैरामीटर्स अचीव होते हैं तो हम बोलते हैं ये सिस्टम सुटेबल है फॉर दैट पर्टिकुलर एनालिसिस, दिस सिस्टम इज एडिक्वेट फॉर एनालिसिस। अब हम इस सिस्टम को यूज करके जो भी एनालिसिस करेंगे वो रिजल्ट हमें प्रॉपर मिलेंगे। हाउ डू इवैल्यूएट सिस्टम सुटेबिलिटी पैरामीटर, ये हम देखेंगे आगे। फैक्टर्स व्हिच में अफेक्ट द क्रोमेटोग्राफिक बिहेवियर, ये भी आगे देखने वाले हैं। These are the HPLC system suitability parameters. Generally हम ये यूज करते हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं। अगर आपके नॉलेज में कोई है तो अभी बताना, वो भी डिस्कस करेंगे। By using chromatograms we ensure following parameters as system suitability parameters. सबसे पहला theoretical plates, resolution, symmetry factor, repeatability, peak to valley ratio, retention time, relative retention time, retention factor या mass distribution ratio या capacity factor, और signal to noise ratio जिसे हम system sensitivity भी कहते हैं। थ्योरेटिकल प्लेट क्या होती है? थ्योरेटिकल प्लेट्स कॉलम की एफिशिएंसी बताता है। वेरी गुड। मैंने बोला आयुषी कौन है तो बोलेंगे जो हरा स्वेटर पहन के आई है लड़की वो है। व्हाट इज थ्योरेटिकल प्लेट, मतलब थ्योरेटिकल प्लेट से समझते क्या हो? कमलजोत सर, कॉलम की एफिशिएंसी चेक होती है कि जैसे किसी भी क्रोमेटोग्राम में एक तो शार्पनेस पे डिपेंड करता है, दूसरा कितना इल्यूट होती है पीक, जितना ज्यादा इल्यूशन होगी उतना उसकी थ्योरेटिकल प्लेट्स ज्यादा होंगे। नहीं, इल्यूशन जितना ज्यादा इल्यूशन से मतलब नहीं है, बट पहला जो आपने पॉइंट बोला शार्पनेस, पीक की शार्पनेस वो बताता है एफिशिएंसी ऑफ कॉलम, और उस एफिशिएंसी ऑफ कॉलम को हम इवैल्यूएट करते हैं नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट से। नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट, ये प्लेट्स थ्योरेटिकल है किसी पर्टिकुलर पीक के लिए। अगर एक ही कॉलम को यूज किया आपने 4 पीक आई तो 4 पीक के लिए आपके थ्योरेटिकल प्लेट्स अलग अलग होंगे। तो ये किसी कॉलम की प्लेट नहीं है कि कॉलम के अंदर प्लेट्स होंगी, ये थ्योरेटिकल प्लेट्स है फॉर दैट पर्टिकुलर एनालिसिस फॉर दैट पर्टिकुलर पीक। अब इसकी इवैल्यूएशन कैसे करते हैं? ये मतलब हो गया एक इंडिकेटिव पैरामीटर है टू इंश्योर द कॉलम एफिशिएंसी। A number indicative of column performance or column efficiency can only be calculated as the plate number using the following equation. क्या फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला सही दिया है? अगर हम मैन्युअली कैलकुलेट करेंगे तो ये फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटर फॉर्मूला यूज करता है, यानी कि आपका सॉफ्टवेयर ये फॉर्मूला यूज करता है। अगर आप मैन्युअली कैलकुलेट करोगे किसी पीक का थ्योरेटिकल प्लेट मैन्युअली कैलकुलेट करोगे तो फॉर्मूला क्या होगा? 16 हो जाएगा। वेरी गुड। एक चीज चेंज और होगी, n इक्वल टू 16 TR यानी रिटेंशन टाइम डिवाइडेड बाय पीक विथ, यहाँ पे एट हाफ हाइट है, लेकिन अगर आप मैन्युअली कैलकुलेट करोगे तो 16 होल स्क्वायर रिटेंशन टाइम डिवाइडेड बाय पीक विथ एट बेस। वहां पे आप जो पीक विथ लोगे वो बेस पे लोगे, बट सिंस आप ये यूज कर रहे हो जनरली इसलिए मैंने ये प्रेजेंट किया आपको। 5.54 TR यानी रिटेंशन टाइम डिवाइडेड बाय
peak width at half height. WH is indicating half height, width at half height. और इसका whole square. Theoretical periods depends on nature of eluting substances and operating conditions like flow rate, mobile phase temperature, column packing uniformity within the column, internal diameter and length of the column. जो हमने वेरिएशन बताया, इसकी वजह से वेरिएशन आ सकता है, तो हमें वो इंश्योर करना है कि वाकई इस एनालिसिस में वो थ्योरेटिकल पीरियड्स जो रिक्वायर्ड है वो अचीव होंगी कि नहीं होंगी, और वो अफेक्ट कर सकते हैं ये फैक्टर्स. क्लियर? दूसरा पैरामीटर रिजोल्यूशन. फार्मूला क्या है? पहला तो रिजोल्यूशन क्या है? टू पीक्स के बीच और सेफ्टी स्टडीज कंडक्ट करनी. जब भी हम क्रोमेटोग्राफी करते हैं तो क्रोमेटोग्राफी का बेसिक प्रिंसिपल है कि किसी मिक्सचर में कई कंपोनेंट होंगे, कई कंपोनेंट्स को हम सेपरेट आउट करते हैं. सेपरेट आउट करने के लिए हमारे पास एक सेट होता है, सेट बोलते हैं HPLC. HPLC में एक जिसको हम हार्ट बोलते हैं वो कॉलम यूज होता है. वो कॉलम डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करता है. सेपरेट करने के बाद वो इल्यूशन हमें अचीव होता है. अब प्रॉपरली वो कॉलम इतना एफिशिएंट है क्या कि हमने अगर मिक्सचर दिया तो दो पीक्स को प्रॉपरली इल्यूट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, वो इंश्योर करते हैं हम रेजोल्यूशन से. अगर रेजोल्यूशन हमारा अचीव है, इसका मतलब जितनी भी पीक्स इसमें दी गई थी, इस मिक्सचर में जितनी पीक्स थी वो रिजॉल्व है. और रेजोल्यूशन हमेशा दो एडजेसेंट पीक के बीच में लेते हैं. या मान लीजिए एक पीक यहाँ पे है, एक यहाँ है और एक यहाँ है. मुझे इसके और इसके बीच में रिजोल्यूशन लेना है, तो ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे? क्यों? ले लेंगे सर. ले लेंगे नहीं ले लेंगे? बीच वाले पीक को मैनुअली ले सकते हैं, मनी से सॉफ्टवेयर के थ्रू ले सकते हैं. सॉफ्टवेयर के थ्रू नहीं ले सकते. वेरी गुड. मैनुअली ले सकते हैं. सॉफ्टवेयर के थ्रू हम नहीं ले पाएंगे. सॉफ्टवेयर हमेशा एडजेसेंट पीक के बीच में रिजोल्यूशन देता है. अगर मैनुअली देखना है तो हम इसको नलीफाई करके तब ले सकते हैं. फॉर्मूला क्या होगा? अगर सॉफ्टवेयर में सर इसको इंटीग्रेट ना करें तो बीच वाले को तो T2 माइनस T2 सॉफ्टवेयर में अगर आप इसको इंटीग्रेट नहीं करते हो तो फिर जो है मान लीजिए आपने इसको इंटीग्रेट किया, इसको इंटीग्रेट किया और इसको इंटीग्रेट नहीं किया तो रिजोल्यूशन इसके और इसके बीच में आएगा. गुड एग्जांपल. अच्छा, अब फॉर्मूला क्या है रिजोल्यूशन का? 2 ब्रैकेट में T2 माइनस T1 डिवाइडेड W1 प्लस W2. तो प्लेन आएगा कैसे? 2.7 कुछ नहीं 2.7 से W1 प्लस W2. सर बैक हो जाएगा. अच्छा, स्क्रीनशॉट. एनीवे, फॉर्मूला है मैनुअली करेंगे 2 रहेगा और सॉफ्टवेयर से करेंगे तो 1.16 रहेगा. 2 और T2 माइनस T1 TR मान लेते हैं. रिटेंशन टाइम हाँ रिटेंशन टाइम फर्स्ट T2 ही मान लिया हमने यहाँ पे. माइनस T1 डिवाइड W1 2.7 डिवाइडेड W1 प्लस डिवाइडेड W2. बाय 2.7 नहीं ब्रैकेट में कुछ नहीं है W2.7. रहेगा. विथ रहेगी हाइट डिवाइड 2 प्लस विथ हाइट डिवाइड 2. नहीं 2.7 भी रहेगा सर रहेगा. सर देखिए शर्त लगा बिल्कुल लेते गलत हैं. जवाब है. नहीं शर्त लगा लेते हैं और ये सही मौका है, मैं कह रहा हूँ. हम शर्त दोनों लगा लोग लीजिए. कॉन्फिडेंट हैं. जी अच्छा, ठीक है, डन. ठीक है. और इसमें क्या रहेगा? पीक विथ W2 प्लस W1 प्लस W2. W1 प्लस W2. W2. सही है. W1 क्या है? वेट तो मैं भी तो वही बोल रही हूँ. नहीं आप 2.7 कुछ वो भी लगेगा. तो वही लगवा दीजिए और उसके बाद जो जीत जाएगा वही लगवा दीजिए आप. उसी का वेट कर रहे हैं. ये है रेजोल्यूशन. मैनुअली अगर आप कैलकुलेट करोगे फॉर अ गॉसियन पीक का मतलब है ये जिस तरीके से पीक हमने बनाई है इसको गॉसियन, एक नॉर्मल पीक जिसको बोलेंगे, ये गॉसियन पीक है. इसकी कैलकुलेशन अगर हमने मैनुअली कैलकुलेट करनी है तो 2.0 T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2. T2 है रिटेंशन टाइम ऑफ दिस पीक. मान लीजिए मुझे इसके बीच में और इसके बीच में रिजोल्यूशन लेना है तो T2 हमारा ये हो गया रिटेंशन टाइम. मान लीजिए 15 मिनट है, ये 10 मिनट है, तो 15 माइनस 10 डिवाइडेड बाय पीक विथ
अब हमने यहाँ पे अगर मेजर किया है सेंटीमीटर में, तो हम ये भी सेंटीमीटर में करेंगे मेजर। अब ये पी W1 क्या है, 50% हाइट पे है या बेस पे है? ये बेस पे है सर। ये बेस पे है। W1 प्लस W2 ये बेस पे है, ठीक है। तो जो भी रिजोल्यूशन आएगा वो इन दोनों के बीच का रिजोल्यूशन मिलेगा हमें। जनरल क्राइटेरिया क्या होता है रिजोल्यूशन का? जनरल क्राइटेरिया 1.16 हो जाएगा सर, और हाफ ऑफ द हाइट हो जाएगी। 2 की जगह 1.16 हो जाएगा, और जो विड्थ लेंगे वो पी की हाफ हाइट पे लेंगे। हाँ, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटर यानी कि सॉफ्टवेयर है जो आपको ऑटोमेटिकली पका पकाया हलवा दे देता है। चीज बोलिए। होल्ड ऑन, आप सर खा चुके हो। 2.7 कहीं नहीं है, तो 2.7 नहीं है कहीं। ये मैनुअल इंटीग्रेशन है। अभी दूसरे में हो सकता है आपका हो जाए, आप अभी भी मौका है, एक और लगा सकते हो इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन के लिए। लेकिन उसके लिए सर कुछ दूसरा रखेंगे मंगाने के लिए, रिपीट नहीं होना चाहिए आइटम। दूसरा केस है जब इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटर हम यूज करेंगे तो रिजोल्यूशन होगा, क्या होगा? 1.16 1.18 या 16 तो 18 सर। 18 हाँ 1.18 है। 18 या 16 है, लेकिन 18 है। तो अब आयुषी तुम्हारी बारी है। बोलो। पता नहीं सर। आइटम दूसरा रहेगा। 1.18 है 18 और रिटेंशन टाइम वही रहेगा। दूसरी पीक का रिटेंशन टाइम माइनस पहली पीक जो पहले इल्यूट हुई है उसका रिटेंशन टाइम डिवाइडेड बाय पीक विथ एट हाफ हाइट प्लस पीक विथ एट हाफ हाइट। W1 एंड W2 पहली पीक की विथ अरे और 2 और 2.7 को डिवाइड करो, यही बनेगा। तो सही तो बोल रही हूँ मैं। क्या 2 को डिवाइड करो 2.7 से 1.18 आएगा। नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक वो तो मैनुअल इंटीग्रेशन में था ना। तो सर मैंने अरे जो क्या बोल रही है, हाँ, आगे लिखिए 2, हाँ, किनारे कहीं लिखिए डिवाइडेड बाय 2.7 2.7। तो वो 1.18 बनेगा। नहीं आप बता रही है कि इसका मीनिंग होता है 1.1। 2.7 का ये हो गया। 2 कहाँ से उल्टा। बनेगा भैया? 2.7 को 2 से 2 से डिवाइड करेंगे। अच्छा नहीं। 2.7 को डिवाइड करें 2 से, तब भी नहीं बनता। तो जाओ उसकी भी सुन अरे ले। सुन लो भाई, काहे को मन मार तो रहे हैं। और मन ही कहाँ रख बना? रहे हैं। आयुषी बना तो नहीं ये है। दूसरी पार्टी हो गई अभी आपकी। दूसरी हो गई। दो अभी भी नहीं मान रहे हो तो अभी भी आपके पास मौका है, ठीक है। तो फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन के केस में रेजोल्यूशन का फॉर्मूला होगा 1.18 रिटेंशन टाइम ऑफ सेकंड पीक जो बाद में पीक इल्यूट हो रही है माइनस रिटेंशन टाइम ऑफ पहली पीक जो पहले इल्यूट हो रही है डिवाइडेड बाय पीक विथ एट 50% हाइट। पीक अगर हमारी ये है तो हम इसका बेस पकड़ेंगे और अपेक्स पकड़ेंगे। इस अपेक्स से जो हाइट आई है 50% हाइट पे जो पीक विथ है ये लेंगे यहाँ पे पहली पीक का, ऐसे ही दूसरी पीक का। क्लियर है? ये है फॉर्मूला। इसकी वजह से आप एक पार्टी जीत चुके हो। अब पहले दिखा देता तो शायद नहीं जीतते। रिजोल्यूशन को चेंज किया जा सकता है क्या? अगर मान लीजिए आप रिजोल्यूशन अचीव नहीं कर पा रहे हो तो हम रिजोल्यूशन को चेंज कैसे कर सकते हैं? उसको Volume थोड़ा सा volume। कम पकड़ने विवेक, के जो बंदा ऑडियंस है जो सवाल पूछ रहा है उसकी तो आनी चाहिए। हाँ उसकी जो हाइट विथ रहेगी उसको थोड़ा एरिया हम उस तरह से कर देंगे तो वहां से भी नहीं ये पीक हाइट है, अगर हाफ कर ले रहे हैं। हाँ अगर ये मान लीजिए किसी ने 1/4 पर कर दिया तो डिफरेंस डिफर हो जाएगा। किसमें? हाँ रेजोल्यूशन डिफर हो जाएगा। हाँ डेफिनेटली डिफर होगा। तो सवाल क्या है आपका? नहीं आप जैसे बोल रहे हैं आपने जो ना पूछा चेंज वो कर इनका सर ये आंसर कि सॉफ्टवेयर वगैरह में अगर चेंज करना है नहीं तो इस कंडीशन में हो सकता है। यार नॉन कंप्लायंस वाली बातें कर रहे हैं। हमने अगर कुछ भी चेंज करना है, कई बार होता है ना कि आपको दिया होता है मेथड में
कि you may alter the mobile phase ratio to अच्छा achieve इसकी the बात कर रहे हैं resolution. मतलब कैसे लेना है हाँ, मोबाइल रेजोल्यूशन अगर आप नहीं अचीव कर पा रहे हो तो उस केस में आपको रेजोल्यूशन अचीव करने के लिए आप क्या चीज कर सकते हो, क्या एफर्ट डाल सकते हो? मोबाइल के वेरी गुड, मोबाइल पेज का रेशियो। अब मोबाइल पेज हमारे दो टाइप के हैं, एक नॉर्मल पेज है और एक रिवर्स पेज के लिए है, ठीक है। जब रिवर्स पेज क्रोमेटोग्राफी करेंगे तो हमारा मोबाइल पेज पोलर होगा या नॉन पोलर होगा? पोलर होगा, मोर पोलर होगा कंपैरेटिव टू स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी पेज। स्टेशनरी पेज क्या है? कॉलम। कॉलम से ज्यादा मोबाइल पेज पोलर होगा तो रिवर्स पेज होगा। अगर आप पोलैरिटी बढ़ाओगे तो रेजोल्यूशन बढ़ेगा या कम होगा? क्या सर? पोलैरिटी अगर आप बढ़ाओगे मोबाइल पेज की तो रेजोल्यूशन बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। बचेगा। बढ़ेगा। लॉजिक बता सकता है कोई? बढ़ेगा। पोलैरिटी बढ़ाने के बाद से नहीं कम होगा, कुछ भी नहीं होगा। वो बढ़ेगा। प्रोडक्ट के जो मॉलिक्यूल है, मोबाइल फेस अगर आपने पोलर कर दिया, अब हमारा जो प्रोडक्ट है अगर वो नॉन पोलर है, अगर मान लीजिए रिजोल्यूशन हमेशा आप 2 के बीच देखोगे तो दोनों उसी तरह से रिएक्ट करेंगे। मोर पोलर थोड़ी पोलरिटी आपने मान लीजिए, अगर हम कह सकते हैं कि 4 है पोलरिटी, मान लीजिए 4 पे ये मॉलिक्यूल इस तरह से रिएक्ट कर रहा है और ये वाला 2 मिनट पे ल्यूट हो रहा है और ये 3 मिनट पे ल्यूट हो रहा है। अगर हमने इसकी पोलरिटी 5 कर दी तो ये दोनों मॉलिक्यूल अब इसी रेशियो में काम करेंगे। वो पहले बाद में आ रहे होंगे तो अब पहले आएंगे, रेजोल्यूशन नहीं बढ़ेगा। कितने लोग एग्रीमेंट में? बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत। कितने लोग डिसएग्रीमेंट में? वजह? सर हम नॉर्मली जो हम करते हैं, हम तो अगर पोलर बढ़ाते हैं तो हमारी रेजोल्यूशन आती है, हमारी पीक सेपरेट होती है उसमें से, तो वो पोलैरिटी पे डिपेंड कर रहा है। मैंने उसको बराबर। मोर पोलर किया। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्सटेंस पे। आपकी दो पीक्स कौन सी हैं, कौन से सब्सटेंस हैं जिनके बीच में आप रेजोल्यूशन ले रहे हो, और पोलैरिटी बढ़ाने पे जनरली बढ़ेगा, आपका रेजोल्यूशन बढ़ता बढ़ेगा। है। जनरली, आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज, ऑलवेज नहीं बढ़ेगा, जनरली बढ़ती है। नॉर्मल फेज के केस में, ये तो रिवर्स फेज में है। नॉर्मल फेज के केस में उल्टा होता है क्या उल्टा होता है? सर, उसमें ना अगर बढ़ाएंगे तो फिर नहीं बढ़ती, फिर वो कम होती हाँ, है। तो वाइस वर्सा केस है। नॉर्मल फेज के केस में हमारा मोबाइल फेज नॉन पोलर होगा इन कंपैरिजन टू स्टेशनरी फेज दैट इज कॉलम। क्लियर? यहाँ किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सिमेट्री फैक्टर, इसको एसिमेट्री, आपके क्रोमेटोग्राम में एसिमेट्री फैक्टर आता है, किस नाम से आता है? टेलिंग फैक्टर, यूएसपी टेलिंग के नाम से आता है, ईपी टेलिंग आ रहा होगा। यूएसपी। एसिमेट्री के नाम से भी देखा है कभी आपने? सिमेट्री फैक्टर आता है, एसिमेट्री आता है, फैक्टर नहीं आता, एसिमेट्री आता है। अब हम यहाँ पे यूएसपी की बात करें तो यहाँ पे सिमेट्री फैक्टर की टर्मिनोलॉजी दी गई है, जिसका सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है एएस, और इसको हम टेलिंग फैक्टर भी बोलते हैं। Unless otherwise specified, the general limit we are considering it 0.8 to 1.8. 0.8 से 1.8 के बीच में आया, अगर हमारा लिमिट नहीं दिया हुआ तो हम बोलेंगे पीक ठीक ठाक है। 0.8 से 1.8 तक, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, जब तक कि बताया ना गया हो। जब तक बताया, अगर किसी मोनोग्राफ में बोल दिया कि टेलिंग फैक्टर हमें 2 चाहिए तो हम 2 देखेंगे। अगर नहीं मेंशन है तो हम बोलेंगे अगर इस तरीके का पीलिंग आई हुई है तो इसे कंसीडर किया जा सकता है। तो इससे ज्यादा हुआ तो 1.8 से ज्यादा हुआ तो कंसीडर कर सकते हैं, बट उस केस में रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टिगेट करने की कि ऐसा क्यों आ रहा है, क्या ऐसा मॉलिक्यूल का नेचर ही है। जैसे कौन सी पीक है, रेनिटिडीन की पीक है, वो बहुत ज्यादा टेल लेके आती है। अमीकासिन की भी है। अमीकासिन नेचर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो वहां पे रिक्वायरमेंट नहीं दी हुई है। बट अगर आपकी इतनी पीक आती है तो आप ये बोलोगे जनरली ये पीक सिस्टम कितने मोनोग्राफ में तो 3.5 तक दिया हुआ है टेलिंग फैक्टर। हाँ दिया हुआ है, 2.5 तक भी दिया हुआ है, 3.5 हाँ 3.5 भी दिया हुआ है। तो दैट डिपेंड्स ऑन द सैंपल लोड या कंसंट्रेशन एंड आल्सो द नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल। फॉर्मूला क्या है?
A plus B divide 2A A plus B, वेरी गुड। divide 2A. हमने बात की टेलिंग की। फॉर्मूला एक पीक आई हमारे पास और ये हमने इस पीक को बाइफरकेट कर दिया। अगर मैं इतने पोर्शन को काट देता हूं और इसको फोल्ड करता हूं इस पे, तो जस्ट इसके ऊपर आ जाएगा। पूरी की पूरी तरीके से सुपर इम्पोजेबल है हाफ पोर्शन, मतलब परफेक्टली सिमेट्रिकल पीक है। टेलिंग कितनी रहेगी इसकी? 1 रहेगी। फॉर्मूला आयुषी क्या बताया तुमने? A plus B सिमेट्री फैक्टर, एसिमेट्री फैक्टर। हाँ, A plus B divide 2A. डिवाइडेड बाई 2A। हाफ A हो जाएगा, उसका हाफ B ले लेंगे। तो किस साइड पे? ये फर्स्ट वाला जो इसकी फ्रंटिंग है वो A है। ये लीडिंग एज है और ये टेलिंग एज है। लीडिंग एज और टेलिंग एज फ्रंटिंग जो किस लीडिंग साइड पे लेंगे? सेंटर, पीक का सेंटर हाफ। पीक के अपेक्स से हमने बेस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। कहां पे लेंगे? किस हाइट पे लेंगे? हाइट कौन सी लेंगे टेलिंग के लिए? ये आगे वाला A हो जाएगा, पीछे वाला अच्छा, ये यहाँ से यहाँ तक आप बोल रहे हो, ये A हो गया ये A हो गया। जी। अच्छा, और इसका आधा B हो गया, लास्ट वाला जो इसकी टेलिंग दे रहा है। इधर आगे वाला पोर्शन वो मुझे कंफ्यूज कर रही है। आ जाओ, हम तो पूरा कंफ्यूज हो गए। थोड़ा जल्दी आओ। अच्छा, ये B हो गया। जी ओके, तो A plus B इज इक्वल टू 2A। डिवाइड 2A सिर्फ हाफ का। इन्होंने बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट बताया आपको। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? पता नहीं सर। फार्मूला तो सही है, लेकिन वो थोड़ा सा हाइट वाला जो है वो उन्होंने क्लियर नहीं किया। वेरी गुड। हाइट वाला आप राहुल जी क्लियर करेंगे। 5% हाइट है सर। 5% हाइट है, 10% भी बोलता है। 5%। तो मतलब जो आपने ये बीच वाली लाइन खींची है, इसका 120 पार्ट, हाँ? 120th पार्ट। ये हमने अपेक्स से ले लिया। हाँ, यहाँ से इसकी नीचे height। हाँ, इसका 120th पार्ट। बेस से लेके इस हाइट का 5% हाइट पे, मान लीजिए 5% हाइट ये बन रही है, तो इस पोर्शन को हम पहले कंसीडर करेंगे। ये दूसरा पोर्शन है। ए ये हो गया, बी ये हो गया। A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2A। अब मैंने मान लीजिए इसको मान लिया 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2A, 2 इंटू 2 कितना आया? 1। परफेक्टली सिमेट्रिकल पीक है। जहां से उठी, इस साइड से जहां से उठी, वो दूसरी साइड उतनी ही डिस्टेंस पे जाके उसकी टेल बनी। अब B हो गई 3। अब B हो गया 3। मान लीजिए ये पीक यहाँ से चली, अभी नहीं हुई है वो भी। ये पीक यहाँ से उठी और ये यहाँ आ गई। ए यही है टेलिंग एज पे जो विड्थ है, टेलिंग एज और जो पीक अपेक्स से बेस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, वो विड्थ बढ़ गई। मान लीजिए ये 1 है और ये 2 है, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3। तो A आपका 2 है और B 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2A, 2 इंटू 2, 5 डिवाइडेड बाई 4 कितना आया? 1.25। 1.25। आप देखिए यहाँ पे पीक अपेक्स के बाद टेल की साइड पे पोर्शन पीक का बढ़ा है, मतलब ये पीक सुपर इम्पोजेबल नहीं है। अगर टेल की साइड बढ़ रहा है, इस केस को हम बोलते हैं टेलिंग। हमें पीक में टेलिंग मिल रही है। अब यही केस हम रिवर्स कर लेते हैं।
पीक हमारी ये थी, मान लीजिए पीक यहाँ से उठी और यहाँ गई और वापस ऐसे ही आई, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक है, तो टोटल कितना हो गया 3 +2 और B2 है। फॉर्मूला क्या है इस केस में, फॉर्मूला क्या हो जाएगा 3 + 2 3 + 2 डिवाइडेड 3 × 2 3 × 2 5 / 6, 1 से कम आएगा 0.82 समथिंग आएगा। ठीक है, अगर 1 से कम है तो इसका मतलब पीक में फ्रंटिंग आ रही है, 1 से ज्यादा है जो इसके पहले वाला केस बताया, इसका मतलब पीक में टेलिंग आ रही है। ये क्लियर है सबको? अब 10% हाइट को भी यूएसपी में लिखा हुआ है कि कंसीडर किया जाता है। आपके पास है इस टाइम अवेलेबल है? हाँ सर, ये मैं लाया आप नीचे पढ़ो जरा, सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है? फ्रंट पेज से सर। नहीं, जहाँ एसिमेट्री फैक्टर है उसमें सबसे नीचे ये यूएसपी अभी 5% हाइट पे ही बोलती है कि आपको कंसीडर करना है, बट कुछ लोग 10% हाइट भी कंसीडर करते हैं, बट ऑफिशियली यूएसपी में जो रहेगा वो 5% हाइट पे ही रहता है इवैल्यूएशन। 10% हाइट का अगर बेस से लेते हैं तो क्या दिक्कत होती है? फिर 5% 10% को ले रहे हैं, हाँ। अगर बेस पर लेंगे तो क्या मतलब? एक्चुअली क्या है, यहाँ पे पीक्स उठी होंगी, गिरी होंगी, यहाँ से लोगे वो फिर सही आएगा नहीं। तो 5% हाइट पे आपको एटलीस्ट इसकी डिस्टेंस की सिमेट्री तो मिल जाएगी। पीक विथ एट 5% हाइट डिवाइडेड बाय 2f। पीक विथ का मतलब 5% हाइट पे जो भी पीक विथ बन रही थी, हमने a+b लिख दिया था, जो इन्होंने बोला a+b हमने वो आपको एलोबरेट करके बताया। यहाँ पे पीक विथ रहेगा और डिवाइडेड बाय 2f। 2f peak with at 5% height and f is the distance from peak maxima to leading edge at 5% height. Leading edge पे 5% height from the baseline. Baseline से peak maxima की 5% height पे leading edge पे जो distance बन रही है वो distance है f। तो W/2f, ठीक है। पीक विथ a+b हो गया, जिसको हमने अलग अलग आपको बाइफरकेट करके दिखाया। Symmetry factor for perfectly symmetrical peak will be 1. Less than 1 means fronting in peak shape and more than 1 means tailing in peak shape. Percentage RSD या सिस्टम रिपीटेबिलिटी, प्रिसीजन भी बोलते हैं इसको। प्रिसीजन का मतलब है, प्रिसीजन तो सबको पता ही होगा, एक्यूरेसी और प्रिसीजन में फर्क पता है? हाँ करम जी, नीचे ले आओ, और जो नाइट वाले बंदे आए हैं ना उनको सबको ले आओ नीचे, ट्रेनिंग भी ले लेंगे और उनके इंसिडेंट भी हैं। हाँ नाइट वालों, बेसिकली जो सब बताते ही हैं, डार्ट सिस्टम हाँ आपने नीचे भेज दो। अगर आपको इसमें डार्ट फेंकना है और डार्ट कभी यहाँ पड़ रहा है, 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 तो आपकी जो डार्ट की प्रैक्टिस है वो प्रिसाइज नहीं है। अगर आपके पास सेंटर में ही डार्ट पड़ता है, मान लीजिए आपने मारा यहाँ पे, डार्ट यहाँ पे पड़ा सब, तो इसका मतलब प्रिसाइज है। एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या फर्क है? सर ये जैसे आपने एग्जांपल बता दिया, ये प्रिसाइज नहीं है, लेकिन इसी सब सारे गोले के बाहर एक ही जगह सारे स्पॉट आए, वो प्रिसाइज तो रहेंगे लेकिन एक्यूरेट नहीं रहेगा। सॉरी सर, एक बस प्रिसाइज है। अब जैसे यही हो गया, हेलो, कोई बंदा बार बार गलती कर रहा है और उसने रिजल्ट दिए, कोई बंदा बार बार गलती कर रहा है और उसने गलत ही रिजल्ट बार बार दिए, तो इसका मतलब वो प्रिसाइज रिजल्ट दे रहा है लेकिन एक्यूरेट नहीं दे रहा है। एक्यूरेसी मतलब क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू। आपने 100% कोई एपीआई डाला है तो उसके रिजल्ट 100% के आसपास ही आने चाहिए। 2% जनरली एनालिटिकल वेरिएशन कंसीडरेबल है। 98 से 102 के बीच में आप देते हो तो इसका मतलब ये गोला इसीलिए है कि अदरवाइज हम यहाँ पे छोटा सा गोला बना देते हैं कि भैया 100% डाला है तो 100% ही होना चाहिए। बट ये जो एनालिटिकल वेरिएंस का सिंबल, ये गोला सर्कल दिख रहा है, ये वेरिएशन है, इसके अंदर आ रहा है तो आप बोलोगे प्रिसाइज रिजल्ट है। और इस प्रिसीजन को हम कैलकुलेट करते हैं
सिस्टम सुटेबिलिटी पैरामीटर RSD से, रिलेटिव स्टैंडर्ड डिविएशन से। स्टैंडर्ड डिविएशन का मैं डिटेल यहाँ पे इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि आपके पास एक्सेल में पका पकाया हलवा अवेलेबल है। स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना सबको पता है ना। स्टैंडर्ड आपने वैल्यू सेलेक्ट की कि इसके बीच में स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, फंक्शन में गए, स्टैंडर्ड डिविएशन सेलेक्ट किया और स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल ली। फॉर्मूला स्टैंडर्ड डिविएशन आपका निकल आया। RSD निकालने के लिए आपको स्टैंडर्ड डिविएशन इनटू 100 डिवाइडेड बाय मीन। पीक टू वैली रेशियो क्या होता है और कहाँ देखते हैं हम? दो पीक किस पैरामीटर? एसए में देखते हैं, नहीं आ रहा ऐसे में भी देख लेते हैं, RS में भी देखते जनरली हम रिलेटेड सब्सटेंसेस केस में देखते हैं जहां पे हमारा पार्शियली रिजॉल्व पीक होती है। फुल्ली रिजॉल्व पीक रहेगी तो HP/HP नहीं आएगा, पीक टू वैली रेशियो नहीं आएगा। लेकिन अगर पार्शियली रिजॉल्व पीक है रिलेटेड सब्सटेंस के केस में तो हम वहां पर पीक टू वैली रेशियो का भी एक सिस्टम सुटेबिलिटी पैरामीटर इंश्योर करते हैं। फॉर्मूला है HP/HB where HP is the height above the extrapolated baseline of the minor peak। इसमें अगर कोई पीक रिजॉल्व हुई तो एक मेजर पीक होगी, एक बड़ी पीक होगी और एक छोटी पीक होगी। तो मेजर पीक और माइनर पीक में डिफरेंस पीक टू वैली इंश्योर करते हैं, उसका फॉर्मूला है HP/HB। HP is the height above the extrapolated baseline of the minor peak and HB is the height above the extrapolated baseline at the lowest point of the curve separating the minor peak and major peak। हैं। बैठो, मैं खेल ला रहा हूँ। अब हमारे पास एक पीक हम लेके चले, एक पीक ऐसी बनी और एक मेजर पीक आ गई। सब बाद में आती है ना। एक पीक बैठ जाओ एक आदमी तो। पीक टू वैली रेशियो क्या है? पीच अपन पी HP/HB। HV HP माइनर पीक की अपेक्स से एक्स्ट्रापोलेटेड बेसलाइन। एक्स्ट्रापोलेटेड बेसलाइन मतलब जब आप पीक का यहाँ से यहाँ तक ले रहे हो तो आपकी बेसलाइन यहाँ पे होती नहीं है, लेकिन आपको एक्स्ट्रापोलेट करनी है, यानी कि आगे बढ़ानी है। ये एक्स्ट्रापोलेट की आपने पीक लाइन, बेसलाइन आपने एक्स्ट्रापोलेट की, तो ये हाइट हो गई HP। और ये केस जो इसका ट्रफ है पीक का लोअर पोर्शन, इससे जो बेसलाइन एक्स्ट्रापोलेट की है इसकी हाइट, ये है पीक टू वैली रेशियो HP/HV। RS के केस में जनरली यूज करते हैं जहां पे हमारी पीक फुल्ली रिजॉल्व नहीं है, पार्शियल रिजोल्यूशन हमें मिल रहा है पीक्स में, तो वहां पे कुछ क्राइटेरिया, कुछ केसेस में आपके मोनोग्राफ्स या मेथड्स में दिए होते हैं सिस्टम सुटेबिलिटी पैरामीटर पीक टू वैली रेशियो। किसी को कोई डाउट है पूछ सकता है। फिगर मैंने आपको बताई थी, वो फिगर थी। पीक टू वैली रेशियो निकालते होंगे आप लोग, लेकिन जनरली कॉन्सेप्ट लोगों को पता नहीं रहता। इसके बाद मास डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो या रिटेंशन फैक्टर या कैपेसिटी फैक्टर, के डैश जिसको बोलते हैं, क्या होता है? RRT रहेगी। इसके पीछे RRT है। ओके, रिटेंशन टाइम क्या होता है? रिटेंशन टाइम इंपॉर्टेंट चीज है। रिटेंशन टाइम वेरी गुड। क्या होता है? कोई भी पीक को जहाँ पे हमारी पीक डिटेक्ट होती है उसे रिटर्न जिस टाइम पे आती है तो रिटेंशन टाइम होती है। वो टाइम जहाँ पे वो पीक रिटेन हो रही है उसको बोलेंगे रिटेंशन टाइम। ठीक है, जब भी हम देखते हैं ग्राफ चलता है तो 0 से स्टार्ट होता है, मान लीजिए 5 मिनट पे अगर पीक का क्रेस्ट मिल रहा है हमें तो हम बोलते हैं 5 मिनट का रिटेंशन टाइम है इसका। अब रिलेटिव रिटेंशन टाइम, तो जहाँ पे रिलेशन की बात आती है तो रिलेशन में अगर हम बोलेंगे आपका किसी से रिलेशन है तो क्या आप इंडिविजुअल से कर सकते हो रिलेट? नहीं, कोई एक दूसरा बंदा चाहिए, उसके साथ रिलेशन होना चाहिए। भाई बंधु चाहिए, हाँ? भाई बंधु कोई चाहिए। यहाँ पे मेन पीक जो है वो रहेगी, जो मेन पीक है या पीक ऑफ इंटरेस्ट है
जिस पीक को हम बोलते हैं कि भाई इस पीक के रिस्पेक्ट में हम बाकी पीक्स का रिटेंशन टाइम हम इंश्योर करेंगे, तो वो होता है रिलेटिव रिटेंशन टाइम। अब बात आई कि भाई पीक रिलेटिव रिटेंशन टाइम निकालेंगे कैसे। कॉलम वैसे फंक्शन कैसे करता है, मान लीजिए हम जिस रूम में बैठे हैं ये कॉलम है और इसमें हमने मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट, ये सारे जो बैठे हुए हैं मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट है। अब जैसे टुनटुन मिश्रा जी हैं, यहाँ मेन पीक हो गए, प्रिंसिपल कंपोनेंट हो गए, तो ये आएंगे तभी ये कॉलम, मतलब हमने क्रोमेटोग्राफी पे इंश्योर करना होगा कि भाई बाकी लोग रिलेशन में इनके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, रिलेटिव जितने कंपोनेंट हैं यहाँ पे खुश बहुत हो गया सर ये। प्रिंसिपल कंपोनेंट है ये, मेन पीक हो गए ये। अब इसमें से कुछ तो ऐसे होंगे अनरिटेन्ड भी होंगे, जैसे कुर्सी किसी ने चेयर छोड़ी, अंदर एक दो लोग खड़े थे तो किसी ने चेयर पहुंचाया, अंदर एंटर किए, कॉलम में एंटर किए, रिटेन नहीं हुए, तुरंत ही निकल गए, वो है अनरिटेन्ड पीक, इसको हम बोलते हैं। हाँ वो हम बोलते हैं। वो आए, यहाँ क्लासरूम चल रहा था, उन्होंने हल्की सी डिस्टर्बेंस दी लेकिन रिटेन नहीं हुए, अनरिटेन्ड पीक। अब यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं ये रिटेन्ड पीक है। अब रिटेन्ड कैसे हुए, सब आए, एंटर किया इन्होंने, कॉलम में एंटर किए, डिफरेंट कंपोनेंट ने एंटर किया, मेन पीक अपनी जगह आके बैठ गए, इनकी जगह फिक्स हो गई। बाकी लोग रस में आए, इन्होंने अपनी अपनी कुर्सी देखी, किसी की कुर्सी थोड़ी टूटी फूटी थी, किसी ने कोई कैसी थी, तो सबने अपनी अपनी एफिनिटी दिखाई कि मुझे ये कुर्सी मिल जाए, मुझे ये कुर्सी मिल जाए, मतलब सबका कंपोनेंट का एक फिक्स हो गया, एक बैंड बन गया कि हाँ जी हम इस कुर्सी पे बैठेंगे, रिटेंशन हो गया। जिसको नहीं मिला वो किसी के बाजू पर बैठ गया कुर्सी में। हाँ, अब रिटेंशन के बाद क्या हुआ, इल्यूशन हुआ। इल्यूशन में क्या हुआ, एक बोरिंग लेक्चर शुरू हो गया, इस रूम में एक बोरिंग लेक्चर शुरू हो गया, तो लोगों ने कहा नहीं अब तो हल्के निकलना चाहिए, धीरे धीरे निकलना चाहिए। तो जिसकी एफिनिटी सबसे कम है, जिसको सबसे कम समझ आ रहा है, वो कहेगा अगर कोई बाउंडेशन नहीं है तो वो सबसे पहले निकल जाएगा, सबसे पहले इल्यूट होने वाली पीक होगी, उसके बाद दूसरी पीक, लेकिन मेन पीक बैठा रहेगा, प्रिंसिपल पीक यहाँ बैठा रहेगा। तो जो पहले इल्यूट हुआ वो प्रिंसिपल पीक कितने मिनट पे आया, कितने मिनट पे रिटेन हुई है, उसके अगेंस्ट जो पीक्स निकली हैं उसको हम इवेलुएट करते हैं, उसको बोलते हैं रिलेटिव रिटेंशन टाइम। अब इसमें दो चीजें हैं, अनएडजस्टेड रिलेटिव रिटेंशन टाइम और एडजस्टेड रिलेटिव रिटेंशन टाइम। क्या फर्क है दोनों में? वो एक जगह फिक्स दे देंगे, एक जगह 0.8 से 1 तक की कोई लिमिट दे देंगे कि इसके बीच में आ सकती है। अब मैंने बोला अनरिटेन कंपोनेंट भी है यहाँ पे, कोई अनरिटेन कंपोनेंट हम जब एडजस्टमेंट करेंगे तो हम अनरिटेन कंपोनेंट को भी कंसीडर करेंगे, उसको माइनस कर देंगे, जो भी रिटेंशन टाइम आएगा उसको माइनस कर देंगे अनरिटेन कंपोनेंट का। जनरली सॉफ्टवेयर आपको अनएडजस्टेड रिटेंशन टाइम ही देता है, रिलेटिव रिटेंशन टाइम देता है। जो आप कैलकुलेशन करते हो आपने कभी भी एडजस्टमेंट करके की नहीं होगी, लेकिन कई बार जीसी के केस में ऐसा होता है कि कुछ हम ज़्यादा आ गया या अनरिटेन कंपोनेंट है या कहीं रिक्वायरमेंट है एडजस्टेड रिलेटिव रिटेंशन चाहिए, तो उस केस में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसमें सर ये अनरिटेन जो पीक है ना, कितने मिनट तक का पकड़ सकते हैं अनरिटेन? अनरिटेन जनरली 1 मिनट के अंदर ही आती है। इतने पे आएगी अनरिटेन? हाँ, जनरली 1 मिनट के अंदर ही आती है वो, 1 से 2 मिनट के बीच में। मैंने बोला ना, आप जैसे आपको एग्जांपल दिया कुर्सी पे छोड़, कुर्सी मतलब किसी को पता कैसे चलेगा बंदा कि बाहर अनरिटेन चला है गया, या अनरिटेन पीक जब आती है ट्यूब के क्रोमेटोग्राम में, जब ये शुरू होता है तो 1 से 2 मिनट के बीच में हल्की सी नेगेटिव या पॉजिटिव पीक आती है, हल्की सी, वही अनरिटेन पीक जब फ्लो रहता है। जनरली वो जिस टाइम पे निकलती है, वो जिस टाइम पे निकलती है वही डेड टाइम होता है। सेकंड कई लोग तो अपने यहाँ इसको इम्प्योरिटी में भी कैलकुलेट कर लेते होंगे, अगर कुछ ऐसा इम्प्योरिटी आती हो तो नहीं रहता। अच्छा, ये इसलिए नहीं कंसीडर होता क्योंकि ये हर उस इंजेक्शन में आएगा, आपके ब्लैंक में भी आएगा, स्टैंडर्ड में भी आएगा, टेस्ट में भी आएगा, ये बार बार आएगा। वेरी गुड आंसर, ये बार बार आएगा, वेरी गुड आंसर। तो ये रिटेंशन टाइम ऑफ पीक ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल पीक का रिटेंशन, वो पीक का रिटेंशन टाइम पहले रहेगा डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल पीक का रिटेंशन टाइम, जिसके रिस्पेक्ट में लेना है हमने, वो डिनोमिनेटर में रहेगा, नीचे रहेगा।
unless otherwise indicated, normally unadjusted RRT is considered as RRT. सर हमें आरसी केस में 1 मिनट तक की पकड़नी चाहिए या नहीं पकड़नी चाहिए? बिल्कुल पकड़नी चाहिए, कोई पीक नहीं छोड़नी। कोई पीक नहीं छोड़ सकते। 1 मिनट का एरिया If it is not available in your bank and placebo, then you have to consider all the peaks. You are not sure that dilution is within 1 minute or not. मास डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो या रिटेंशन फैक्टर या कैपेसिटी फैक्टर किसे कहते हैं? सुना है कभी टर्म? मास डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो, कैपेसिटी फैक्टर आपके क्रोमेटोग्राम में सिस्टम सुटेबिलिटी पैरामीटर में K डैश लिखा होता है। क्या होता है? अनरिटेन पीक और पीक टाइम का रेशियो, कैपेसिटी फैक्टर। सीधी सीधी बात है, कैपेसिटी फैक्टर। कैपेसिटी फैक्टर किसका? कॉलम का। अमाउंट, अब कॉलम की कैपेसिटी निकालने के लिए हमने उसमें डाला मोबाइल फेज, मोबाइल फेज के साथ डाला हमने कंपोनेंट यानी एलिमेंट, वो एलिमेंट उसके साथ जा रहा है, अमाउंट डिवाइड होगा, कुछ मोबाइल फेज में रह जाएगा, कुछ स्टेशनरी फेज में बैंड बनाएगा, एडजॉर्ब होगा या बैंड बनाएगा, रिटेंशन होगा उसका, और कुछ रह जाएगा मोबाइल फेज में। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अवेलेबल इन स्टेशनरी फेज यानी कि कॉलम, जो कॉलम पे बैंड रिटेन हुआ उसमें जितना अमाउंट आया डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन मोबाइल फेज, वो है कैपेसिटी, रिटेन करने की कैपेसिटी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन स्टेशनरी फेज डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन मोबाइल फेज। मान लीजिए आपने 100 ppm का कोई कॉन्सेंट्रेशन लगाया और 80 ppm आपका स्टेशनरी फेज में रिटेन हो गया, 20% रिटेन नहीं हुआ। जनरली इतना नहीं होता, रिटेन अगर होगा तो फुल्ली रिटेन हो जाता है, थोड़ा बहुत पोर्शन रहेगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बट डिपेंड्स ऑन नेचर, अगेन कॉलम की पैकिंग पे और नेचर ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। कितना अमाउंट कॉलम ने रिटेन किया और कितना अमाउंट मोबाइल फेज में डाला हमने, वो उसकी कैपेसिटी है। ठीक है। टाइम स्पेंड बाय सब्सटेंस, कितनी देर तक वो रिटेन रहा स्टेशनरी कॉलम में और कितनी देर तक वो मोबाइल फेज में रिटेन रहा। एक ही सिमिलर एक्सप्रेशन अलग अलग है, फॉर्मूला लगभग सिमिलर है। इसको हम मास डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो भी बोलते हैं कि अगर हमने कोई कंपोनेंट डाला हुआ तो उसका कितना पार्ट, कितना मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ स्टेशनरी फेज में। रिटेंशन फैक्टर या कैपेसिटी फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। सर क्या सिमिलर वो हो सकता है थ्योरेटिकल प्लेट जो हम जिसको? नहीं, थ्योरेटिकल प्लेट इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। थ्योरेटिकल प्लेट एफिशिएंसी और रिटेंशन पे डिपेंड करती है। सिग्नल टू नॉइज रेशियो, ये जिसको हम सिस्टम सेंसिटिविटी भी बोलते हैं, क्या होता है? एक कोई पीक चली, उसमें कुछ नॉइज होगा, ऐसे कोई पीक चली, जब आप जूम करोगे बेसलाइन को तो आपको इस तरीके की नॉइज दिखेगी, इस तरीके की नॉइज दिखती है। सिग्नल क्या है? अच्छा, पीक क्या है? सिग्नल पीक क्या है? आपने भी बताया सिग्नल। पीक सिग्नल है तो ये क्या है? नॉइज। हाँ, ये नॉइज है। सिग्नल का मतलब है कि डिटेक्टर को कुछ ऐसी चीज मिली कि हम उसने एब्जॉर्बेंस दी। एब्जॉर्बेंस दी मतलब उसको एक सिग्नल मिला कि भाई कुछ अलग चीज आई है मेरे पास। डिटेक्टर ने एक सिग्नल लिया और उस सिग्नल को एक पीक के फॉर्म में आपको दिखाया कि भाई यहाँ पे कुछ एब्जॉर्बेंस हमें मिल रही है उस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे। यहाँ पे जब आप बेसलाइन को जूम करोगे, बेसलाइन जनरली आपको ऐसे दिखती है, जब आप इसको जूम करोगे तो जूमिंग के बाद आपको इस तरीके का दिखेगा।
ठीक है। सिग्नल टू नॉइज रेशियो का फॉर्मूला क्या है? 2h बटा h। स्मॉल एच। 2h कैपिटल H बटा डिवाइडेड स्मॉल h। अब h क्या है? h पीक ऑफ द हाइट कैपिटल, और कहाँ तक? ये जो नॉइस का पूरा लेंगे ऊपर से नीचे तक का पार्ट, उसका एवरेज निकालेंगे। ये नॉइज ले लिया हमने यहाँ हाँ। और यहाँ। ये बोलता है कि पीक विथ एट 50% हाइट का 5 गुने से कम पे मेजर मत करो आप। ये 50% हाइट हो गई। ये जो बेसलाइन अभी मिलेगी हमें 50% हाइट पे जो पीक विथ है, इसका 5 टाइम्स ग्रेटर होना चाहिए, या 5 गुना पे भी रख सकते हो, इक्वल टू और ग्रेटर देन 5 टाइम्स। तो इसकी अपेक्स से हम जो बेसलाइन एक्सट्रापोलेट करेंगे वहां से हम डिस्टेंस देखेंगे। जैसा कि राहुल ने बताया कि लोअर पोर्शन ऑफ नॉइज और हायर पोर्शन ये हम कंसीडर करते हैं। तो हमने 5% हाइट पे देखा कि लोअर और हायर पोर्शन कहाँ पे जा रहा है, वहां से हमने इसको एक्सट्रापोलेट कर दिया। ये दोनों साइड हो सकता है। अब इसका मीन लिया हमने, ये हमारी बेसलाइन है। बेसलाइन ये है, ये नॉइज का क्रेस्ट है और ये नॉइज का ट्रफ है। यहां से बेसलाइन हमने एक्सट्रापोलेट की, तो ये जो हाइट आई यहां से लेके यहां तक 50% हाइट पे जो पीक विड्थ है उसका 5 टाइम्स या तो इधर लोगे या इधर लोगे। इसका लोअर और अपर पार्ट पूरा मेजर करेंगे। हाँ, लोअर और अपर पार्ट पूरा मेजर करेंगे। यहां से हमने इसका पोर्शन यहाँ मेजर किया, तो ये जो हाइट आई नॉइज की अपर और लोअर वैल्यू, ये है स्मॉल एच, और ये है कैपिटल एच। फॉर्मूला है 2 into h कैपिटल H डिवाइडेड बाय स्मॉल एच। जब भी हम सिग्नल टू नॉइज रेशियो मेजर करते हैं, हमारा जो सॉफ्टवेयर है इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करके आपको बताता है कि सिग्नल टू नॉइज रेशियो क्या है। AMV के केस में LOD कितनी होती है, लिमिट ऑफ डिटेक्शन 0.01। रेशियो क्या है सिग्नल टू नॉइज का? 3:1 है। LOD के केस में लिमिट ऑफ डिटेक्शन, और क्वांटिटेशन के केस में जनरली कितना कंसीडर करते हैं? 10:1। 10:1। तो ये था सिग्नल टू नॉइज रेशियो। S/N equal to 2h divided by small h, where h is equal to height of the peak measured from the peak apex to a baseline extrapolated over the distance equal to or greater than 5 times the width at its half height. Small h is between the distance is not mentioned over here. Distance between the largest and smallest noise value observed over a distance equal to or greater than 5 times the width at its half height, if possible situated equally around the peak of interest. उस पीक पे मेजर करना है जिस पीक का आपको इंटरेस्ट है कि हमें इस पीक का सिग्नल टू नॉइज रेशियो देखना है। नाउ यहाँ सिस्टम सुटेबिलिटी पैरामीटर्स ओवर हो गए। किसी को कोई सवाल हो पूछ सकता है, किसी की कोई क्वेरी कुछ नहीं समझ में आया कंप्लीटली। सिस्टम सुटेबिलिटी इंश्योर क्यों करते हैं हम? तो दीज आर द फैक्टर्स व्हिच इज काजिंग वेरिएशन लाइक कंपोजिशन ऑफ मोबाइल पेज, टेम्परेचर ऑफ मोबाइल पेज और सराउंडिंग एनवायरनमेंट, आयनिक स्ट्रेंथ एंड पीएच ऑफ एक्वस कंपोनेंट ऑफ मोबाइल पेज। मान लीजिए आपका मॉलिक्यूल एसिडिक है, तो इसका रिटेंशन एसिडिक एनवायरनमेंट में बेटर होगा या बेसिक एनवायरनमेंट में? अगर मॉलिक्यूल का नेचर एसिडिक है तो उसका रिटेंशन एसिडिक मोबाइल पेज में बेटर होगा या एसिडिक एनवायरनमेंट में बेटर होगा या बेसिक में? इट्स डिपेंड अपॉन पीके वैल्यू। वेरी गुड। डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो मान लीजिए एक जनरल कॉन्सेप्ट की बात करें, हम डिसोसिएशन कांस्टेंट ना करें तो फिर एसिडिक है तो लगभग एसिडिक में ही करेगा। वेरी गुड,
व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? व्हाट इज द रीजन? पीएच का ही रीजन है। पीए की वैल्यू निकालनी पड़ती है ना कि अगर आपका एसिडिक मॉलिक्यूल है तो एसिडिक इन्वायरमेंट में वो डिसोसिएट होने की प्रोबेबिलिटी उसकी कम रहती है, इंटैक्ट रहता है, रिटेंशन उस मॉलिक्यूल का बेटर रहेगा पीक से। हाँ, क्योंकि उसी इन्वायरमेंट में वो डिसोसिएट नहीं होता है। अगर उसको बेसिक नेचर मिलेगा तो वो डिसोसिएट हो जाएगा, तो उसकी रिटेंशन बेटर नहीं आएगी। बेसिक है तो बेसिक में, एसिडिक है तो एसिडिक इन्वायरमेंट। सो फ्लो रेट इज ऑल्सो रीजन सिस्टम सुटेबिलिटी पैरामीटर को अफेक्ट कर सकता है। कॉलम डिमेंशंस, कॉलम टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टेशनरी फेज कैरेक्टरिस्टिक्स including type of chromatographic support, particle based or monolithic, particular pore size, porosity, surface area, reverse phase and other surface modification of the stationary phase, the extent of chemical modification expressed by end capping, carbon loading etc. और quality भी होती है। When specific requirements are mentioned in individual monograph, then general chapter requirements are supersede. इसका क्या मतलब है? अगर कोई सिस्टम सुटेबिलिटी पैरामीटर, जैसे मैंने जनरल आपको एसिमेट्री फैक्टर का जनरल चैप्टर वो बताया, कंसीडरेशन 0.8 से 1.8 तक लेते हैं। लेकिन अगर किसी मोनोग्राफ में मेंशन है, व्हेन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आर मेंशन्ड इन इंडिविजुअल मोनोग्राफ, अगर मेंशन है कि 2.2 हमको चाहिए टेलिंग, तो फिर आपकी ये जनरल रिक्वायरमेंट, जनरल चैप्टर की रिक्वायरमेंट सुपरसीड कर जाएगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती अगर मोनोग्राफ में वो क्राइटेरिया दिया हुआ है तो आप जनरल चैप्टर के क्राइटेरिया को भूल जाओगे। क्लियर है? आज की लर्निंग आपकी हुई व्हाट आर सिस्टम सुटेबिलिटी पैरामीटर्स एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर बिफोर सीक्वेंस रन, हाउ टू इवैल्यूएट सिस्टम सुटेबिलिटी क्राइटेरिया और फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रोमेटोग्राफिक बिहेवियर। आने वाले सर इसमें से सबसे पहले कौन सा आने वाला है? इसीलिए मैंने सर्कल ऐसे बनाया कि किसी को पता न लगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।